क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। 2-3% जो है वो बता देता हूँ आपको, उसके बाद आगे बताता हूँ। अनुच्छेद 5 से हाल ही में जो IAS का अगर आपने पेपर देखा हो तो प्री एग्जाम है, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से क्या सही है। ये तो आपको पता, वैसे आपको जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। ऑप्शन नंबर 1, एक नागरिकता व एक अधिवास। दूसरा ऑप्शन है एक नागरिकता व दोहरा अधिवास। नंबर 3, दो नागरिकता व एक अधिवास। और नंबर 4 है कोई नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ आया हो तो आपसे आए, प्रश्न कोई भी आ सकता है और प्रश्न का कोई लेवल नहीं होता। वो आपके लिए देखिए जरूर नहीं सेकंड ग्रेड को 10वीं तक होगा या 12वीं तक लेवल होगा या BA तक होगा, MA तक, इसका कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है। जब करिकुलम बनाते हैं तो करिकुलम में कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा कठिनाई का, वो सरल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। जब प्रश्न कठिन बनेगा तो वह डॉक्टरेट लेवल का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ऐसा पर्सन राजस्थान पुलिस में भी आ सकता है, IAS के एग्जाम में भी आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्यूशन होता है, उसका नेचर होता है। ये प्रश्न IAS से पूछा गया, इसलिए प्रश्न कैसे आ सकता है उसकी प्रकृति है। निम्न में से कौन सा कथन जो है आपके सामने है, एक नागरिकता एक अधिवास सही है, एक नागरिकता दोहरा अधिवास, अधिवास का डोमिसाइल है, रहना। तीसरा, दोनों नागरिकता है या एक अधिवास है, कोई नहीं। आपको क्या लगता है क्या सही होना चाहिए? वैसे आपसे पहला सही होना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि पहला सही होना चाहिए, और दूसरा सही होना चाहिए, और तीसरा सही होना चाहिए, तीसरा तो नहीं। इसका मतलब है कि मैंने लिखा कि कई नागरिकता का मतलब है नागरिकता एक ही होगी, और उस नागरिकता का नाम क्या होगा? भारतीयता। इंडियन सिटीजनशिप को कहा जाता है भारत की नागरिकता या इंडियन सिटीजनशिप भारतीयता। भारतीयता नागरिकता का प्रतीक है। एक नागरिकता दी जाएगी और एक अधिवास ही माना जाएगा। ज्यादातर दोहरा अधिवास किस लिए करते थे? अधिवास का मतलब है कि आपका मूल स्थान कहाँ है। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, इस समय जयपुर में रहता हूँ, तो मेरा जो अधिवास है वो क्योंकि ग्राम पंचायत है या क्षेत्र है, मैं जयपुर में रहना, लेकिन जयपुर मेरा रहने का तो है, लेकिन वह अधिवास, अधिवास का मतलब है कि जहाँ पर आप मूल उद्देश्य से रहते हो। तो मान लो बाड़मेर में नौकरी करता हूँ, तो नौकरी की वजह से रहता हूँ ना। अगर मेरी नौकरी हटा दे या मेरा तबादला कर दे तो बाड़मेर थोड़ा रहूँगा। मान लो मुझे कहते हैं कि जयपुर पढ़ाओ, अब तो बाड़मेर रहूँगा, तो यही रहूँगा, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ एक नागरिकता होगी, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो एक ही अधिवास होगा। ऐसा क्यों पूछा उसने? क्योंकि अनुच्छेद जैसे हम 5 की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है नंबर 1 पर कि भारत की नागरिकता निम्न में से किसी एक आधार पर किसी को दी जा सकती है। पहला आधार ये है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक है। वह अधिवास भारत में करता हो तो वह भारत का नागरिक है, और वह उस प्रत्यर्पण संधि के से पहले अथवा जब जुलाई 1948 पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, उससे पहले 5 वर्षों से, यानी कि संविधान जो है वो पाकिस्तान और भारत का विभाजन और अदला बदली की डेडलाइन 28 जुलाई है। उस जुलाई 1948 से पहले भारत से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से भारत वापस आ गया तो उसको नागरिकता मिली। या ऐसा व्यक्ति जो चला गया तो बाद में आया है तो उसको अधिवास के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, ये प्रावधान है। ऐसा व्यक्ति जो कनाडा का है परंतु 10 साल से भारत में रह रहा है, वे भारत के नागरिक अफसर के पास, जिसको ऐसा पावर दिया गया है, आवेदन कर सकता है और उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये अधिवास इसका मतलब है कि केवल जन्म से नागरिकता नहीं मिलती है, आप अगर रहते हो तो भी आपको नागरिकता दी जा सकती है। इसलिए उसने कहा कि रहने से भी जो नागरिकता होगी केवल एक ही नागरिकता दी जाएगी। एक नागरिकता है हमारे देश में संविधान, ये किसका प्रतिबंधन करता है? 2 तरह की जो व्यवस्था है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक व्यवस्था का क्या है? प्रतीक है, ठीक है, नागरिकता है, इसका मतलब भारत के आप नागरिक हो, आप राजस्थान के अधिवासी हो, लेकिन नागरिक कहाँ के हो? आप भारत में। इसलिए एक भारतीय संविधान के भाग 2 में, भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। नागरिकता कैसी है? एक वेरी सिंगल सिटीजनशिप है। इसके लिए संसद अधिनियम बना दी है।
पहला अधिनियम संसद ने कब बनाया? 1955 में बनाया। लेटेस्ट जो संसद ने अधिनियम बनाया कौन सा है? 2019। यहाँ 2019 का प्रश्न आने की संभावना है। ये अधिनियम भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसका संबंध 3 देशों से है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसका संबंध 6 समुदायों से है, जिसमें मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है। पारसी है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है और हिंदू है। 3 देशों से। और इसकी डेडलाइन क्या है? ये प्रश्न तो पूछ लिया गया लेटेस्ट अभी कि जो सीए 2019 की निर्णायक तिथि क्या मानी गई है? 31 दिसंबर 2014। जिस वर्ष में मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इस तारीख से पहले तारीख है, मान लो 30 को आया था कोई, तो भी उसमें शामिल है। तो अगर 1 जनवरी 2015 को आया तो शामिल नहीं होगा। इस तारीख से पहले इन देशों से, इन 6 धार्मिक समुदायों से जुड़ी व्यक्ति आया है, वह भारत में नागरिकता का क्या होगा? इस अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत कर सकता है और सरकार उसको क्या देगी? सिटीजनशिप देगी। लिखो इसमें आप संविधान का भाग 2, संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता और उसमें संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लाइन, संविधान इकहरी नागरिकता, संविधान इकहरी नागरिकता या एक नागरिकता, संविधान इकहरी नागरिकता या एक नागरिकता और एक अधिवास, संविधान इकहरी नागरिकता या एक नागरिकता और एक अधिवास का समर्थन करता है। देखो, आपको ऐसे आर्टिकल पूरे याद रखने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अनुच्छेद 5 क्या कहता है और 11 क्या कहता है, दोनों। अनुच्छेद 5 का ये कहना है कि नागरिकता कैसे मिलेगी। नागरिकता नंबर 1 पर किस आधार पर नागरिकता दी जा सकती है? आपका जन्म भारत में हुआ है, इस आधार पर नागरिक हुआ। आपके पिता का जन्म या आपके दादाजी का जन्म भारत में हुआ है, इस आधार पर आप भारत के नागरिक हो। आप भारत में वर्षों से रहते हो, इस आधार पर आप क्या हो? भारत के नागरिक। ये तो मूल नागरिकता है, जिसको आप कहते हो नागरिकता कैसे। इसके बाद है नागरिकता के प्रावधान है अलग, उसमें अनुच्छेद 6 में और 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले, ऐसी नागरिकता जो आपने छोड़ दी है, दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो भी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 नागरिकता की समाप्ति की बात कहता है। अगर मैंने इच्छा से कनाडा की नागरिकता ले ली तो मैं नागरिकता का त्याग कर सकता हूँ। मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता, नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। कंडीशन है, आप नागरिकता तभी छोड़ोगे जब आपने इच्छा से, व्यस्त होने चाहिए, माता पिता की सहमति से दूसरे देश की नागरिकता लेगी, तो आप लिख कर दोगे कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह नियम सब लोगों पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 10 के तहत भारत की संसद ये तय कर सकती है कि आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी या नहीं की जाएगी। 10 और 11 में अंतर है। यहाँ पर संसद ये तय कर सकती है कि नागरिकता दी जाएगी या समाप्त की जाएगी, छीन ली जाएगी। संसद ये भी कह सकती है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक 20 देशों की नागरिकता भी दी जा सकती है। इसका विश्वनाथ आनंद का नाम सुना होगा या सेलिब्रिटी अक्षय कुमार का नाम सुना होगा आपने। उनके पास भारत की नागरिकता तो है एक नागरिकता, लेकिन भारत के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों की नागरिकता उनके पास है। जब तक वो लिखकर ये नहीं कहे कि भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, तब तक वो नागरिकता को आप त्याग नहीं सकते। लेकिन अगर संसद चाहे तो संसद इनकी नागरिकता को खत्म कर सकती है, परंतु संसद ऐसा नहीं करती, इसलिए क्योंकि
मल्टी सिटीजनशिप जब होती है आपके पास, तो उसके पीछे कोई बैकअप होता है। आप एनआरआई होंगे, आप सेलिब्रिटी होंगे, आप खिलाड़ी होंगे, आप अभिनेता होंगे, आप कोई ना कोई अच्छे आदमी हैं जिनकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इसलिए आपको सिटीजनशिप दी जा रही है। हमें सिटीजनशिप कौन देगा? ऐसे पूरी नागरिकता दी जाती है, क्योंकि नागरिकता देते आप राज्य से मांग करने लगते हो। मान लो पोलैंड में, पोलैंड हमें नागरिकता दे दे तो पोलैंड से कहेंगे मैं घर दो, सबसे पहले यही होगा, नहीं घर घर देते कहीं रोजगार दो, रोजगार तो कमी है नहीं, वैसा किसी देते नहीं हो नागरिकता लोगों को। यूरोपीय देशों को देते, दूसरे देशों के लोगों को नागरिकता नहीं देती। अनुच्छेद 11 के तहत संसद ऐसा कानून बना सकती है कि किसको तो नागरिकता देगी, किसको नहीं देगी, कौन से देशों के लोगों को नागरिकता देगी, कौन से देशों को नागरिकता नहीं देगी। तो अधिनियम जो 1955 है वो किसका भाग है? कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया गया? अनुच्छेद 11 के तहत। अब जो 2019 का अधिनियम वो भी किसके तहत बनाया गया? संसद के तहत। संसद को नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का एकमेव अधिकार है, कोई भी राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस्लाम लोगों को लेकर या मुसलमानों को लेकर प्रतिरोध किया गया, लेकिन आप विरोध कर सकते हो, लेकिन संसद से ऊपर नहीं हो सकते, राज्य तो कर ही नहीं सकता। नागरिकता संसूची का विषय है, राज्य कानून नहीं बना सकता। और नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? भारत की संसद को। राष्ट्रपति को क्या अधिकार है नागरिकता का? इसको आप कहते हो कि राष्ट्रपति पहला नागरिकता वरीयता के क्रम के ऊपर है, इसलिए पहला नागरिक है। अगर वह पहला नागरिक तो किसी दूसरे को नागरिकता देगा या नहीं देगा? वह राष्ट्र का पहला नागरिक है, राष्ट्र का स्वामी होता है, अध्यक्ष होता है, इसलिए उसकी अनुमति से आप दूसरे देश से नागरिकता ले सकते हैं। यानी आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, या तो संसद को सूचित कर दो तो आप पावर हो तो अलग बात है, वरना आपको राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी कि मैं दूसरे देश की नागरिकता ले रहा हूँ। क्योंकि जैसे आप अनुच्छेद 18 में जाओगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा आपके पास 18(3) में कि यदि आप दूसरे देश के नागरिक हो पर रहते कहाँ हो? भारत में रहते हो, और मान लीजिए आप नेपाल के नागरिक हो और भारत में आप नौकरी करते हो, संभव है जो ही बता रहा हूँ, नेपाल के नागरिक हो और भारत में नौकरी कर रहे हो। अब नेपाल सरकार आपको कोई पुरस्कार देना चाहती है, जो शिक्षा का पुरस्कार हो सकता है, डॉक्टरेट की डिग्री है, या वो सेना, आप सेना में नौकरी करते हो, नेपाली होते हैं, उनको आप उपाधि देना चाहते हो, तो आपको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। दूसरे देश का नागरिक रहता भारत में है, भारत का अधिवासी है लेकिन नागरिक नहीं है, वो भी आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। मान लीजिए यहाँ अमिताभ बच्चन है और अमिताभ बच्चन को फ्रांस की सरकार नागरिकता दे रही है या फ्रांस की सरकार मानद उपाधि दे रही है, तो अमिताभ बच्चन को रिटर्न में किसको सूचित करना और सहमति देनी होगी? राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी, तभी आप ऐसी उपाधि ग्रहण कर सकते हो, वरना आप उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो दंडनीय अपराध माना जाए। तो संसद का हिस्सा है राष्ट्र, ये नागरिकता से कितना ध्यान रखना है। नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में 3 प्रमुख उपबंध हैं। नागरिकता के संबंध में 3 प्रमुख उपबंध हैं, अर्थात नागरिकता के संबंध में 3 प्रमुख उपबंध हैं, अर्थात नंबर 1 जन्म से नागरिकता, इनको आप ध्यान रखें। नंबर 1 अर्थात नंबर 1 जन्म से नागरिकता, जन्म खुद के जन्म की बात। नंबर 2 पिता या पितामह है, पिता या पितामह, जिससे पितामह का नाम सुना होगा ना आपने, पिता या पितामह के जन्म से नागरिकता। और नंबर 3 अधिवास से नागरिकता। अधिवास ओब्लिक लगाकर मूल निवास, अधिवास ओब्लिक मूल निवास से नागरिकता। इसका मतलब बोनाफाइड बना होगा ना, तो मूल निवास जो है वो ये घोषणा करता है कि वास्तव में आप यहाँ के निवासी हो, जाओ कहीं रहो आप, लेकिन ये मूल निवास क्या है? अधिवास को डिफाइन करता है, डोमिसाइल जिसको कहा जाता है, उसको माना जाएगा। तो 3 आधारों पर नागरिकता है जो संविधान दे रहा है कि जन्म से आपको नागरिकता मिल सकती है, आपके पिताजी या दादाजी का जन्म देश में हुआ है इसलिए नागरिकता मिल सकती है, और आप इस देश में स्थायी रूप से रहते हो इसलिए आपको क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है।
इसके अलावा जो नागरिकता का हुक्म दिया जाएगा वो अलग अनुच्छेदों में। नेक्स्ट है भारत की संसद भारत की संसद नागरिकता के बारे में भारत की संसद नागरिकता के बारे में कोई भी उपबंध या कानून लिखवा। भारत की संसद नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बना सकती है। भारत की संसद नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बना सकती है। जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955, जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसको निकाल लो 2019। नेक्स्ट लाइन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार तीन देशों पाकिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले 6 धार्मिक समुदायों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आने वाले 6 धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई धार्मिक समुदाय कोष्ठक में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई कोष्ठक के लोगों को 6 धार्मिक समुदायों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। धार्मिक समुदायों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी जिसकी तिथि 31 दिसंबर 2014 निर्धारित है। जिसकी तिथि या तारीख 31 दिसंबर 2014 है। इस अधिनियम के पर्सन आ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखोगे। ये तो सामान्य बात होगी बैकग्राउंड में। अब करंट सिनेरियो में कि भारत की संसद ने एक अधिनियम बनाया है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। और ये दिसंबर 2019 में पारित किया गया है, कानून बना है और जनवरी 2020 से ये लागू हो, 10 जनवरी 2020 से। इसकी जो तारीख को क्या मानी गई है, ये है निर्णायक। इस तारीख के बाद नहीं, इस तारीख को इस तारीख से पहले, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना आपको। 31 दिसंबर तक आया हुआ, उसका 31 दिसंबर 2014 को रात 12 बजे तक अगर इन देशों से, इन 6 समुदाय में से कोई भी आदमी भारत में एंटर कर गया तो इस व्यक्ति को नागरिकता देने को भारत सरकार क्या करेगी, विचार करेगी, उसको नागरिकता दी जाएगी। बात सिर्फ इसलिए है कि
तीन ही देश को अपनाए गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और ये तारीख इतनी तारीख तय की गई है और इन 6 समुदायों में मुस्लिम लोगों को या इस्लाम धर्म के लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? ये नागरिकता विवाद हो गया संशोधन के विशेष रूप से, क्योंकि ऐसे तो बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है। 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, तो क्या बांग्लादेश से ऐसे लोग इस तारीख के बाद आ जाए तो नागरिकता दोगे? ये तो हिंदू है ना, दे दो, आप नागरिकता नहीं देंगे। सरकार ने कहा हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। इस तारीख से पहले चाहे 50 करोड़ आ गए हो, 10 करोड़ आ गए, जो भी आ गए हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख धर्म के लोग हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, जैन धर्म को मानने वाले हो, पारसी या ईसाई धर्म को मानने वाले हो, उन लोगों को हम नागरिकता देंगे। लेकिन इस तारीख से पहले कोई अगर मुस्लिम भारत आया है तो उसको नागरिकता देने पर भारत की संसद कोई विचार नहीं है। ये सरकार की वादा हालांकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको लागू कर दिया गया है। इसलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नवीनतम संशोधन अधिनियम टैक्स शिक्षा की विशेषता। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक का, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक का, आवाज आ रही है क्या पीछे? आ रही है ना मंच? मौलिक अधिकार नीति निर्देशक का एवं मौलिक कर्तव्यों का, एवं मौलिक कर्तव्यों का संविधान में प्रावधान। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों का संविधान में क्या किया गया है? प्रावधान। इनमें से 2 मूल संविधान में थे, एक मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से संविधान का मूल भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य, इसका मतलब मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? ये इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसके बाद में 2002 में 1 मौलिक कर्तव्य और शामिल कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। वह मौलिक कर्तव्य जो मूल अधिकार बन गया है, शिक्षा का अधिकार, 11 मौलिक कर्तव्य इस समय क्या है? 1 अप्रैल 2010 से फंडामेंटल राइट्स बन गया है। जिन बालक बालिकाओं की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है वो कोर्ट में जाकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर। इसका मतलब संविधान में, देखिए अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान था, आधुनिक दुनिया की बात करें, लेकिन उसके संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं था। हालांकि फ्रांस के संविधान में 1789 में जो क्रांति हुई, फ्रांस दुनिया का पहला देश है, एक ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जिसने 1215 में अधिकारों की बात कही। ऐसे अधिकार थे जिनको मौलिक अधिकार तो नहीं कहते थे, नागरिकों के अधिकार कहते थे, लेकिन वो नागरिक अधिकार मौलिक अधिकारों से भी ज्यादा विस्तृत है। दूसरा, अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने इसको शामिल नहीं किया, बाद में जोड़कर 1793 में पहला संशोधन किया गया, 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने न केवल नागरिकों के लिए कहे, ये अधिकार किसके लिए है? हमारे संविधान में भी नागरिकों के लिए भी है और व्यक्तियों के लिए भी। फ्रांस ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि कुछ अधिकार नागरिकों के होंगे और कुछ अधिकार सभी लोगों के। सभी लोगों में नागरिक आएंगे रहेंगे, लेकिन सब लोगों को जो अधिकार नागरिकों को मिलेंगे, जो नागरिकों को मिलेंगे वो सब लोगों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब लोग नागरिक नहीं होते, परंतु सब लोग व्यक्ति तो होते हैं, सब लोग होते हैं। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में मैंने कल बताया कि वह नागरिकों को है, तब तो हमारी बात है। और वह कह रही है गरिमा तो दुनिया भर के लोगों की गरिमा की बात है, क्योंकि वहां के लोगों की गरिमा की बात नहीं है। इसलिए मौलिक अधिकार का मूल संविधान में प्रावधान था, नीति निर्देशक तत्वों का मूल संविधान में प्रावधान था, और 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को एक नया भाग जोड़कर शामिल कर लिया गया है। मूल संविधान में भाग 3
अंतर्गत मूल संविधान में भाग 3 अंडरलाइन कर देना। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। देखो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि भाग 3 जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान का घोषणा पत्र भी इसको कहा जाता है, क्योंकि संविधान सभा के लोगों ने बनाया, बनाने वाले लोग थे। संविधान बनाया किसके लिए? लोगों के लिए ही बनाया। तो लोगों के लिए बनाया तो सबसे पहले लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। पहले ये बताना पड़ेगा कि देश कौन सा है, देश की टेरिटरी कौन सी है। इसलिए अनुच्छेद 1 से 4 ये बताया। फिर ये बताया कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे दोगे किसको? अमेरिका के लोगों को थोड़े दे दोगे अधिकार सारे। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि नागरिक कौन है, कौन नागरिक नहीं है। ये डिफाइन करोगे जब आप ये तय कर दिया कि नागरिक है और कौन नहीं है 5वीं विशेषता में, अब आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अधिकार किसको दोगे और किसको नहीं दोगे, या कौन से अधिकार किस किस को आप दोगे, किस किस कंडीशन में दोगे, किस किस कंडीशन में नहीं दोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको हमेशा के लिए अधिकार दे दिए जाएंगे। किस किस दशा में आप अधिकारों को रोक लोगे, छीन भी लोगे वापस नागरिकों से, वो किस कंडीशन में निलंबित कर दोगे, कौन से अधिकार को निलंबित नहीं करोगे। एक प्रश्न तो ये पूछा गया कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। सामान्य रूप से आपने सोचा कि भाग 3 था तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार थे, परंतु ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा कहता है तो मौलिक अधिकारों का नाम ही नहीं दिया इसमें। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के बारे में 4 उपबंध हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, उसने भी नाम नहीं दिया। मौलिक अधिकार शुरू कहाँ से हुआ? आर्टिकल 14 से शुरू हुआ और फिर आर्टिकल 32 जाकर वो रुक गया। उसके बाद जिनको आपने मौलिक अधिकार दिए वो कौन है? उन्हें तो सामान्य नागरिक है और नहीं वो विदेशी है। वो कौन लोग हैं? उन लोगों को अपने जैसे थोड़े अधिकार मिलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे को बोलने का अधिकार है, मैं कह दूँ मेरे दादाजी को माँ को कह दूँ कि रोटी सही नहीं बनी है, माँ ने बनाई, माँ को कह दूँ सही नहीं बनी, इसकी तो राख लगी हुई है, कच्ची रह गई, हालांकि ऐसी संभावना नहीं है। कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ, लेकिन क्या जो मैंने कहा ऐसा नहीं मेरे जो चाचा जी हैं जो कमान हुए क्या वो अपने अफसर को कह सकते हैं साथ दाल में तो पानी नहीं है या पानी है? तो दाल है उसमें पानी है, दाल नहीं है, या उसमें नमक नहीं है, या रोटी है तो रोटी रोटी थोड़ी है, रोटी है क्या? वो नहीं कह सकता ना, ऐसा उसका अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 33 में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात की गई उनके पावर अपने राइट्स उनके राइट्स शेयर नहीं होते। अनुच्छेद 34 के तहत जब मार्शल लॉ लागू करते हो तब फंडामेंटल राइट्स नहीं रहते। और अनुच्छेद 35 के तहत संसद इस प्रकार का कोई भी कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बना सकती है कि किस किस कंडीशन में मौलिक अधिकार सामान्य रूप से लोगों को नहीं दिए जाएंगे। इसलिए आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है, इसमें भी एक अधिकार क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। अब बताओ मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा, मौलिक अधिकारों की संख्या है अलग अलग 15 है, 16 है, 17 है, 20 है, कितने ने मिलकर बताओ। अब गिनो आप, 30 को छोड़कर कितने हैं? 17 हो गए, पक्की बात है ना? कितने ये मौलिक अधिकार, 31 मौलिक अधिकार नहीं है। 12 से 35 तक टोटल नहीं है। इसका मतलब ये मैंने सब लिखाया भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के प्रावधान है, मौलिक अधिकार नहीं है। टेक्निकल है, जब बताया तो आपको सही कहा था 12 से 35 तक है, ये थोड़ा कहा था कि मौलिक अधिकार है, तो ये कहा था 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 क्या है? क्योंकि मौलिक अधिकार किससे लेना चाहते हो आप? आप अपने माँ को जाकर कहोगे मुझे मौलिक अधिकार है बोलने का, तो माँ को क्या फर्क पड़ रहा है? बोलते रहो कोई अधिकार नहीं है, या माँ कह भी चुप हो जा, तो आपको कोर्ट में जाओगा कि माँ ने कहा चुप हो जा, तो उसका अधिकार व्यक्ति से तो मांग ही नहीं सकते ना। जो अधिकार मांगोगे किससे मांगोगे? भाई ये भी राज्य ने अधिकार, आप मांगोगे भी किससे? राज्य से मांगोगे, व्यक्ति से आप मौलिक अधिकार नहीं मांग सकते किसी से। तो पिताजी को जाकर कहोगे मेरा अधिकार है उपाधि दो,
ऐसा कोई अधिकार नहीं है। राज्य से मांग सकता हूँ, राज्य मुझे अधिकार दे। पढ़ने का अधिकार जो भिखारी है वो अपने पेरेंट्स से जा सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करना मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे ऊपर 7 वर्ष है, मुझे शिक्षा दो, नहीं मांग सकते। अगर मांगते दे देते ना उनको, अगर ऐसा है तो किससे अधिकार मांग सकते हैं? राज्य से। मौलिक अधिकार किसके खिलाफ दिए गए? राज्य के खिलाफ दिए गए। मौलिक अधिकारों का मतलब है ऐसी सुविधाएं जो राज्य से व्यक्ति मांग सकता है। और मांगने के लिए क्या है? गोखले कहता है तो भिक्षा पत्र थोड़ा से मांगने के लिए, मांगने दावा कर सकते हो आप कोर्ट में जाकर कि अधिकार मुझे दिया जाना चाहिए, मेरा अधिकार है। इसलिए कोर्ट में आप जाओगे, सीधा कहाँ जा सकते हो आप? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सीधा आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। कोई पैसा भी नहीं लगेगा आपको। आश्चर्य की बात हो, फंडामेंटल राइट्स है, उस कंडीशन आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अनुच्छेद 12 में ये कहा कि राज्य क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य का मतलब है भारत सरकार, राज्य का मतलब है भारत की संसद। नंबर 2, राज्य का मतलब है उस राज्य की सरकार और राज्य की विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद दोनों शामिल है। तो राज्य का मतलब है स्थानीय प्राधिकार जो कि भारत संघ राज्य क्षेत्र के नियंत्रण में आता है। तो क्या कोई कंपनी राज्य है? मान लो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, कौन सा मेरा अधिकार है, मुझे एक अधिकार दो। वो अधिकार होते हैं, कौन सा अधिकार मांग रहे हो? तय नहीं आपके अधिकार के लिए। अधिकार सिर्फ राज्य दे सकता है। तो ये डिफाइन किया गया 12 में कि अधिकार कौन देगा। अनुच्छेद 13 में डिफाइन किया गया कि अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन कौन से प्रोविजन लागू किए जाएंगे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में नागरिकों और व्यक्तियों को, मूल संविधान में नागरिकों और व्यक्तियों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। व्यक्तियों नागरिकों पढ़ रहे हैं। मूल संविधान में व्यक्तियों और नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, परंतु चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त संपत्ति के अनिवार्य संग्रह के मौलिक अधिकार का, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 के तहत प्रदत्त संपत्ति के अनिवार्य संग्रह के मौलिक अधिकार का अंत कर दिया गया है। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 के तहत प्रदत्त संपत्ति के अनिवार्य संग्रह के मौलिक अधिकार का अंत कर दिया गया है। इसका मतलब है कि किस अधिकार को समाप्त किया गया है? 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, उनमें से एक मौलिक अधिकार का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। 6वें नंबर का मौलिक अधिकार था, इसलिए ये अधिकार समाप्त हो गए। अब रिमेनिंग कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। जिस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया उसका नाम क्या था? उसके संपत्ति के अनिवार्य संग्रह का मौलिक अधिकार था। ऐसे आप जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे स्वतंत्रता, वो तो था संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका नाम है संपत्ति के अनिवार्य संग्रह का मौलिक अधिकार। वहां संपत्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप इस बात के लिए स्वतंत्र हो कि आपके पास संपत्ति होगी नहीं होगी, रखोगे नहीं रखोगे, किसी को दान दोगे या छिपा कर रखोगे, आपकी स्वतंत्रता है, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है। उसको खत्म कर दिया पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर
कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसके पास संपत्ति हो, और जब उसके पास संपत्ति है तो उस संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनता है तो आप कहाँ चले जाओगे? कोर्ट में चले जाओगे। इसका मतलब है कि मान लो मेरे पास जमीन है दादाजी की, पिताजी ने खरीदी, तो उससे तो ले नहीं सकता, पिताजी तो नहीं ले सकता, दावा ही नहीं है। इसलिए तो आपने देखा पिता जन्म से और पितामह, दादा से जो संपत्ति है वो वारिस की संपत्ति है। दादा की संपत्ति में आप पिताजी के खिलाफ और सबके खिलाफ दावा प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन पिताजी की संपत्ति जो पिताजी ने खरीदी है उस पर आप दावा नहीं कर सकते। दान भी दे सकते हो, नहीं दूंगा, जाओ जो करना करो, तो बेटा हम बोलता ले ले, दुनिया की किस कोर्ट से लेगा? नहीं ले सकते आप। लेकिन पिताजी ने अगर दादाजी से लिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि पिताजी की संपत्ति नहीं है, तो पितामह है उसकी संपत्ति है, उस पितामह की संपत्ति में आपका दावा बनता है। अब इस जमीन को अगर आपसे राज्य छीनना चाहे तो आदमियों ने छीन लिया तो कोई बात नहीं, आप पुलिस में चले गए, कोर्ट में चले गए, राज्य ने वापस दिला दी, राज्य ने काम तो जैसे लाइन निकालेंगे, और आपने कहा साहब यहाँ तो मकान है मेरा, तो हम क्या करें? मकान है तो मकान तो चली जाएगी रेल, तो दूसरी जगह से ले जा सकता है। वैसे सभी कहेंगे तो ले जाएगा कहाँ? हवा में थोड़ी बनाएगा रेलवे लाइन या रोड निकालेगा, जो भी है। इसलिए इंदिरा गांधी के बाद जनता सरकार थी उसने अमेंडमेंट कर दिया। उसने इंदिरा गांधी 1971 में राजाओं की जो पेंशन थी उसको बंद कर दिया ताकत के बल पर। इस संविधान संशोधन बाहर कहा कि किस बात की पेंशन? ये तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में राजतंत्र की पेंशन कहाँ से मिलेगी? तो उसमें तो ताकत था, बहुमत था, इसलिए उसने कहा खत्म करो इसको, संसद से बिल लाए किसी को पेंशन नहीं मिली। किस बात की पेंशन भाई? या तो सांसदों को मिलेगी, विधायकों को मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। उसको बाद में बंद कर दिया गया 2004 में, और फिर वापस राज्य सरकार ने शुरू कर दिया, देखा जाएगा। उसने बंद किया, चालू किया तो उसने बंद किया। अब जब राज्य डेवलपमेंट करने लगा तो जैसे ही राज्य जाता तो लोग कहते कि तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं चाहूँ तो जमीन दूँ या नहीं दूँ, राज्य काम कैसे करें? इसलिए जनता सरकार बिल लेकर आई कि अब जो संपत्ति का अधिकार उसी को खत्म कर देते हैं, और उसको क्या कर दिया गया? उसको आगे बढ़ाकर हमसे 300 या 300 कहते हैं, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपकी संपत्ति जो भी है, ऐसी संपत्ति जिसके आप जिनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स दावा है, तो सजीव संपत्ति नहीं होनी चाहिए। मान लो पति उदाहरण की पत्नी आपकी संपत्ति है, तो संपत्ति डेफिनेशन में नहीं है। संपत्ति का मतलब है कि जिसका लेन देन वैधानिक रूप से किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही पत्नी की बात करोगे तो 21 और 22 और 23 लागू हो जाएंगे। जीवन का अधिकार आ जाएगा, देह की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा। तो आप मानव के अंगों का व्यापार नहीं कर सकते। अलग अलग सारे मौलिक अधिकार एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं एक ही लागू होता है, एक लागू होता सारे मौलिक अधिकार उससे जुड़ जाते हैं, तो उसके साथ चलेंगे सारे मौलिक अधिकार। वहां आपको रोक लेंगे। यहाँ संपत्ति का मतलब किससे है? संपत्ति का मतलब चल और अचल दोनों संपत्ति। पैसा जो आपके पास जेब में है कितना है? मान लो 2 लाख से ज्यादा है, सरकार वैसे ले जाएगी, 2 लाख से ज्यादा रख नहीं सकते आप। कहाँ रखोगे आप? सबूत देना पड़ेगा ना कहाँ ले जा रहे हो। ये कहा था 2 लाख से ज्यादा घर नहीं रखोगे। जैसे मूसिया से जोधपुर से पकड़ा गया उसको, उसके बाद 4 करोड़ तो नगद ही, 2 लाख 4 करोड़ में बहुत ज्यादा अंतर है ना। ऐसा किया गया तो अब अधिकार तो है नहीं, वो कहते मेरा अधिकार है, अधिकार 2 लाख से जितनी ज्यादा सारे समेट देगी सरकार। फिर ऑडिट करेगी कहाँ से लाए हो पैसे। जब उसको पकड़ा तो उसने कहा कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए तो आते हैं, रन हो रहे, मेरा क्या करोगे? उसको ये नहीं पता राज्य जब चालू हो जाता है तो राज्य किसी संपत्ति कुछ नहीं देखता है। राज्य से बड़ा कोई हो नहीं सकता ना, इसलिए राज्य कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। इसलिए यहाँ संपत्ति के अनिवार्य संग्रहण को हटा दिया गया। कंपल्सरी था कि संपत्ति है, उस संपत्ति का आप क्या नहीं कर सकते? अंत नहीं कर सकते। इसलिए इसका अंत किया गया, उसको क्या बना गया? कानून। नेक्स्ट लिखो। इस समय संपत्ति का अधिकार, इस समय संपत्ति का अधिकार, इस समय संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के अंतर्गत, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत केवल कानूनी या वैधानिक अधिकार है। इस समय संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के अंतर्गत केवल कानूनी या वैधानिक, लीगल, कानूनी या वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट लाइन,
छह मौलिक अधिकार, छह मौलिक अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार, अनुच्छेद एक लाइन में अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 1 एक एक लाइन में लिखो। नंबर 1 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, फ्रॉम आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 से 18 तक। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसा ही नाम लिखना है कैटेगरी जैसा मैं लिख रहा हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। पहला अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरी लाइन में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरी पंक्ति में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 या 23 से 24 तक। चौथे नंबर पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। नंबर 5 पर पहले संस्कृति आएगा, ये ध्यान रखना। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। नेक्स्ट नंबर 6 संवैधानिक या सांविधिक, पीछे दिखाई दे रहा है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उपचारों का अधिकार केवल अनुच्छेद 32। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, इस समय कितने हैं? 6 मूल अधिकार। एक को समाप्त कर दिया गया जो अनुच्छेद 31 है, उसको समाप्त करके उसको रिप्लेस किया गया है 300 के लीगल अधिकार है। इसका मतलब है उस अधिकार के बदले आपके मकान भी छीन सकते हैं, जमीन भी छीन सकते हैं, लेकिन छीनने के बदले में आपको क्या देंगे? पैसा देंगे। बाजार भाव से नहीं, सरकार जो रेट तय करेगी वो पैसा आपको दिया जाएगा। क्योंकि आपके प्लाट की कीमत 1 करोड़ हो सकती है, लेकिन सरकार की डीएलसी रेट जो 40 लाख है तो 40 लाख ही मिलेगी। आप राजी राजी ले लो तो ठीक है, चेक ले जाओ, और नहीं लोगे तो कोर्ट में जमा करा के पुलिस बल को बुला लिया जाएगा। क्योंकि राज्य के पास अंतिम हथियार क्या है? ऐसे दिमागी ये करती है ना, चाटा लास्ट में चाटा ही लगता है ना, बच्चा नहीं मानता तो मानता, नहीं मानता, नहीं मानेगा तो क्या करेगा? चाटा खाएगा। तो लाखों लोग बातों से नहीं मानते ना, तो स्टेट इसी पर काम करता है कि जब राज्य का आप कहना मान जाओ तो ठीक है, नहीं मानोगे तो राज्य क्या करेगा? पुलिस बुलाएगा, पैरामिलिट्री पुलिस बुलाएगा, आर्मी बुलाएगा। राज्य के पास भी ताकत होती है, ताकत के माध्यम से राज्य रन करता है। इसलिए गांधी ने राज्य को क्या कहा है? हिंसा की मुक्ति कहा है। क्योंकि वो लास्ट में क्या करता है? हाथ थोड़े जोड़ेगा कि मान जाओ, चले जाओ, आपने हड़ताल की, हमें ज्वाइनिंग दे दो, दे देंगे ज्वाइनिंग। आपने कि नहीं साहब तो भूख हड़ताल करेंगे, तो करो भूख हड़ताल, फिर राज्य आपको उठाएगा, उठा के हॉस्पिटल में ले जाएगा कि इसको दवाई पिलाओ। उसी समय करते हैं जो भी कार्य, तो राज्य ताकत के ऊपर काम करता है। पहला अधिकार समानता का अधिकार है, इसका ये नंबर है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और अधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ पर समानता, कानून की समानता की बात है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात है। अनुच्छेद 16 में नौकरियों में समानता की बात, अवसरों की समानता। अनुच्छेद 17 में ऐसी व्यवस्था के अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई। शिक्षा और सेना की उपाधियां दी जाएंगी, बाकी उपाधियां नहीं दी जाएंगी। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की मूल स्वतंत्रताएं थी, लेकिन
इस समय कितनी स्वतंत्रताएं हैं? केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। एक स्वतंत्रता जिसका नाम क्या है? संपत्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के द्वारा दी गई है, उसको समाप्त कर दिया गया है। वो भी संयुक्त समाज संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं किया गया कहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ये खत्म हो गया, उसको ओमिटेड किया गया, प्रतिस्थापित नहीं किया गया। यहाँ स्वतंत्रता 19 के तहत अलग अलग स्वरूप में दी गई कि आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है। आप कोई बिना शस्त्रों के, हथियारों के बिना सम्मेलन बुला सकते हो। एक संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारिता को भी जोड़ दिया गया है। संघ बनाना, सम्मेलन बुलाना, संगठन बनाना, सहकारिता, कोऑपरेटिव को भी आप जोड़ सकते हो। 19C में है वो, कहते हैं। इसके अलावा आप भ्रमण कर सकते हो, आप कहीं पर रह सकते हो, आपका मन लग जाए वहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में या रेली में फायदा ठंडा क्षेत्र है तो आप वहाँ आदिवास भी बना सकते हो सरकार की परमिशन से। ऐसे क्षेत्रों में जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से सेंसिटिव है वहाँ परमिशन नहीं है, बाकी आपको परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा आप व्यक्ति आजीविका, कारोबार, व्यवसाय जो भी कार्य है वो कार्य कर सकते हो। ये 6 स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। 2 तरह की गिरफ्तारी होती है, एक निवारक निरोध की गिरफ्तारी होती है और एक सामान्य गिरफ्तारी। जब सामान्य गिरफ्तारी होगी तो आपको बता दिया जाएगा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, यात्रा के समय को छोड़कर। किसी वकील से आप वापस कर सकते हो। अगर किसी निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार करेंगे तो पहले 3 महीने का 2 महीने कर दिया है। सलाहकार कोर्ट कहते तो 2 महीने से ज्यादा लंबे समय तक आप रख सकते हो। सलाहकार कोर्ट का मतलब कोर्ट कहते आप ये मान सकते हो। एक तो अध्यक्ष होगा जो कि हाई कोर्ट का जस्टिस होना चाहिए, चीफ जस्टिस से समेत, या सेवारत को सेवा में होना चाहिए। वो अपने सदस्य रिटायर्ड भी हो सकते हैं और इन सर्विस भी हो सकते हैं। वो तीनों मिलकर ये कहते हैं कि अब उस आदमी को छोड़ते क्या हो जाएंगे, सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे या दूसरी जगह हिंसा हो जाएगी, इसलिए आदमी को क्या कर दो, नजरबंद कर दो। ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और देह स्वतंत्रता की बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं मारा जाएगा कि वो कानून का तरीका नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से व्यक्ति का जीवन छीना जा सकता है। प्राण और देह स्वतंत्रता, 2 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। जो ह्यूमन बॉडी है उसकी स्वतंत्रता, मान लीजिए कोई आदमी मर गया, लावारिस है, तो उसको छोड़ थोड़ा दोगे एक पशु का, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसकी डिग्निटी होती है, स्टेट उसको अपने जो सौदागर है वहाँ चलाएगा, राज्य का काम है, ड्यूटी है, उसको ऐसा करता है। और अगर आपको फांसी दी जाती है तो एक प्रक्रिया चलेगी और उस प्रक्रिया के तहत आप अनुच्छेद 72 में माफी भी मांग सकते हो राष्ट्रपति से। अगर वह खारिज हो जाती है तब राज्य आपको निर्धारित तारीख को क्या दे देगा, फांसी दे देगा, मार देगा। लेकिन राज्य इसमें हत्या का आरोप नहीं लगा सकते राज्य, क्योंकि आपने राज्य के खिलाफ क्राइम किया है, इसलिए राज्य आपको क्या करता, मार सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है 1 अप्रैल 2010 से लागू। अनुच्छेद 22, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 22 में दशाओं की बात करेंगे। 23 का मतलब है ह्यूमन बॉडी का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, पर्दा प्रथा है, दासी प्रथा है, अन्य जो प्रथाएं हैं वो सारी प्रथाएं विरुद्ध जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है और वो शोषण पर आधारित है। 24 केवल बालकों के लिए है और महिलाओं के लिए। ऐसे बालक जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते। लेकिन खतरनाक की डेफिनेशन केवल कोयला की खान है कोई नहीं है, मशीनी शक्ति कोई नहीं है। ऐसा कोई भी काम जिससे बालक के चरित्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है वो सब काम माने जाएंगे। मान लो आपने होटल में लगा दिया चाय के गिलास, उससे क्या खतरा है? खतरा तो है क्योंकि उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और खतरा ये भी है कि गर्म चाय का गिलास गिर जाए तो उसका हाथ भी जल सकता है, ये भी खतरा है। तो बड़ी संकट है उसको कहते हैं, उसके विरुद्ध दिया गया है। 25 से जो 28 तक है वो धर्म, किसी धर्म को मानो, ईश्वर को मानो नहीं मानो, आपकी इच्छा है, मानते हो उसके अनुसार आप बिना किसी बाधा के प्रचार कर सकते हो। आप कपड़े पहन सकते हो, पूजा अर्चना कर सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, गिरजाघर में जा सकते हो। अनुच्छेद 26 के तहत ऐसे धार्मिक कार्यों का प्रबंध भी कर सकते हो, लेकिन राज्य धार्मिक कार्यों प्रबंध के मामले में कोई टैक्स आपसे नहीं लेगा। 27 और 28 के उपबंधों के तहत धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, परंतु ऐसे शिक्षण संस्थान राज्य की शिक्षा संस्थान नहीं होनी चाहिए। और धार्मिक संस्थान इस मामले में अगर राज्य की संस्थान में शिक्षा दोगे नहीं, और धर्म की शिक्षा तो शिक्षा दे सकते हो, परंतु अनुच्छेद 30 का वहां होगा। अगर वे अल्पसंख्यक है तो 30 में होगा, और अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक है तो 29 में होगा। इसका मतलब अनुच्छेद 29 बहुसंख्यक के लिए भी है और अल्पसंख्यक के लिए भी है, परंतु अनुच्छेद 30 केवल
माइनॉरिटी के लिए, जैन के लिए है, बौद्ध के लिए है, मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, पारसियों के लिए है, सिखों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदुओं के लिए कौन सा है? अनुच्छेद 29 है, ये आपको ध्यान रखना है। 31 को समाप्त कर दिया गया और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करके इन फंडामेंटल राइट्स की क्या करता है? रक्षा करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः ही निलंबित और बहाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः ही निलंबित और बहाल होते हैं। जबकि स्वतः ही निलंबित और बहाल होते हैं, जबकि 359 के तहत, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा, जबकि अनुच्छेद 364 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित करता है, निलंबित और बहाल करता है, निलंबित और बहाल करता है। देखो यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि इस अनुच्छेद को निलंबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आप जान लो, अलग अलग चीजें हैं। निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके तहत करता है? अनुच्छेद के तहत। जो निलंबित करता है संसद नहीं कर सकती, जो निलंबित करता है वही क्या कर सकता है? बहाल कर सकता है। इस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका निलंबित ही नहीं किया जा सकता। किसको किया जा सकता है? अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अनुच्छेद 19 को कोई निलंबित नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? निलंबित होता है। किसके तहत? आपातकाल पढ़ोगे ना आप, जब अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 2 अनुच्छेद हैं जो आपातकाल की बात करते हैं। भाग 18 में जो आपस में जुड़े हुए 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल। यहाँ 1 नंबर का जो आपातकाल है उसका मैंने जिक्र किया है कि जब नेशनल इमरजेंसी होगी, बाकी में निलंबित नहीं होंगे। सिर्फ 352 के तहत जब इमरजेंसी घोषित हो तो अनुच्छेद 19 लागू होती क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। और जैसे आपातकाल हट जाएगा ये क्या हो जाएगा? उन्हें लागू हो जाएंगे, उनकी बहाली कर दी जाएगी। अन्य अधिकारों को अगर निलंबित करना है तो संसद नहीं कर सकती, कौन करेगा? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति लिखकर ऐसा कहेगा कि मैं किस किस अधिकार को निलंबित करता हूँ और किस किस क्षेत्र में करता हूँ, तो उसको बहाली के लिए क्या करनी पड़ेगी? घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 जो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है और अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता की बात कहता है, इन दोनों अधिकारों को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन। परंतु अनुच्छेद 20 और 21 दोनों को मिलाकर, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में, दोनों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय हार्ट एंड सोल। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। दोनों चीजें अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। नेक्स्ट लाइन भाग 3 को संविधान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ भी जैसा भाग 3 को कहा गया है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग विभाजन की बात करी गई है। के.टी. साहा और ऐसे तमाम जो लोग हैं अम्बेडकर वगैरह, उनका ये मानना है कि भाग 4 जो है वो सामाजिक क्रांति का क्या है, दस्तावेज है। भाग जो 4 है कल्याणकारी राज्य का क्या है, प्रतीक है। और भाग 4 है आकांक्षाओं का स्वरूप है। इसके अलावा आस्तीन कहते हैं कि जो भाग 4 है वह भाग 4 दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज है। अगर दुनिया के संविधानों का अध्ययन करेंगे तो भारतीय संविधान का एक भाग जिसको भाग 4 कहते हैं वह दुनिया के जितने भी संविधान हैं उन सब संविधानों में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए भाग 4 में जो दिया गया है वो किसकी ड्यूटी है, राज्य के कर्तव्य। पहली बात राज्य कौन है, अनुच्छेद 36 में वैसा ही लिखा गया है जैसा अनुच्छेद 12 के दो ही संविधान के 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जहाँ डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन किया गया है कि राज्य क्या है। राज्य में न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है। जो भारत सरकार है वो भारत सरकार का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति है। और भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। राज्यों की सरकारें, इसका मतलब राजस्थान का जो राज्य है उसका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसकी मंत्रिपरिषद और राज्य की प्रांतीय विधानमंडल। मान लीजिए राज्य में राजस्थान में विधानसभा है और कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, तो वो सरकार है। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी, पंचायत सचिव भी हो सकता है, ग्राम विकास अधिकारी कहा जाने लगा
बाउंड केस नहीं कहा जाता, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। ऐसे प्राधिकार के सामने है ऐसा कोई भी कर्मचारी जो भारत संघ के कंट्रोल में है और जो लोकहित के कार्य से नियुक्त किया गया है, ऐसे सब व्यक्ति किसमें आएंगे? राज्य की परिभाषा में शामिल। अब इसका अगर पटवारी ने उल्लंघन किया, सचिव ने उल्लंघन किया है या अन्य प्राधिकारी ने उल्लंघन किया है आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो वो क्या है? राज्य का भाग माना जाएगा, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो राज्य है वैसा ही राज्य है, इस राज्य का काम क्या है? कुछ कार्य हैं जो राज्य को करने हैं। वो कैसे कार्य हैं? वो डायरेक्टिव निर्देशन करने वाले तत्व हैं। राज्य की क्षमता हो तो वो कार्य करे और क्षमता नहीं हो तो राज्य कार्य नहीं करे। इसलिए अनुच्छेद 37 ने यह कह दिया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे इसका मतलब है कि अगर राज्य ने, जैसे राज्य ने कहा कि महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा, तो राज्य तो देता है, बाकी तो नहीं देते ना, दिया जाएगा तो राज्य ऐसी व्यवस्था करे। राज्य नहीं करे तो भी आप राज्य के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, परंतु आप जा सकते हो आर्टिकल 14 का नाम लेकर। इस समानता की बात कही है ना आपने, तो विधि के समक्ष समानता है, तो कानून ने कहा महिला और पुरुष बराबर काम करते तो बराबर वेतन मिलेगा। इस 37 इसके तहत नहीं जा सकते, 38 के तहत नहीं जाओगे कि 38 में लिखा हुआ है, 38 ग में लिखा हुआ निःशुल्क कानूनी सहायता, कोई दे या नहीं दे सहायता, राज्य की व्यवस्था हो या नहीं हो। कोर्ट में नहीं जाओगे कि राज्य मेरे पास तो पैसे है नहीं और मैं कैसे लड़ूं। राज्य लड़े तो लड़े, राज्य नहीं लड़े, राज्य की ड्यूटी है, राज्य चाहे तो पालन करे या नहीं करे, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। इसके अलावा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत संगठन की बात कह रहा है, 41 जो राज्य काम करने की दशाएं हैं उनकी बात कह रहा है, 42 में महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की बात कही है, पितृ अवकाश की बात कही गई है और कार्य की उचित दशाएं होनी चाहिए उनकी बात कही गई है। अनुच्छेद 43 में न्यूनतम मजदूरी भी होगी और जो संगठन है उस संगठन में मजदूरों को भागीदार भी बनाया जाएगा। 44 कह रहा है समान नागरिक संहिता और सबके लिए एक ही पैमाने पर कानून लागू किए जाएंगे, हालांकि वो भी लागू नहीं है, कुछ राज्यों में इसको लागू करने की कोशिश की गई है। अनुच्छेद 45, 46, 47 और 48 बालकों के लिए, महिलाओं के लिए पोषाहार स्तर भोजन उनको मिलना चाहिए और उस अवस्था में जब वो छोटे बच्चे हैं तो अच्छा भोजन मिलना चाहिए, संतुलित भोजन मिलना चाहिए। गर्भवती माताएं हैं उनको राज्य के द्वारा ऐसे भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए। 48 कह गए थे कृषि और पशुपालन की भी बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है गाय और बछड़े उनकी हत्या नहीं करोगे, उसको रोकोगे। इसके साथ साथ दुधारू पशु और बाहर रहने करने वाले पशु उनकी हत्या भी राज्य रोकेगा। जरूरी नहीं राज्य रोक पाए ऐसा, गाय के लिए राज्य ऐसा कर रहा है, बाकी के लिए राज्य नहीं कर पा रहा ना कि उनको मारा जा रहा है, राज्य उसको घोषित कर दिया अलग अलग, वो ऐसा करेगा, उसकी ड्यूटी है, करे या नहीं करे। 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और आप जो भी ऐसी वस्तुएं हैं उनका वो संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करेगा सेवाओं में और अनुच्छेद 51 के तहत वह राज्य का कर्तव्य होगा कि पूरी दुनिया भर में शांति और व्यवस्था की क्या की जाए, स्थापना की जाए। आप वैसे इसको याद नहीं करने, केवल नंबर ध्यान रखने हैं, उनके बारे में क्या कहा गया ये देखो। अम्बेडकर के द्वारा भाग 4 जो अम्बेडकर के द्वारा भाग 4 जो सामाजिक और आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है। अम्बेडकर के द्वारा भाग 4 जो सामाजिक और आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है। नेक्स्ट है भाग 4 राज्य के व्यक्तियों और नागरिकों के प्रति, भाग 4 राज्य के व्यक्तियों और नागरिकों के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख करता है। भाग 4 राज्य के नागरिकों और व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है भाग 4
सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। भाग 4 सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। भाग 4 सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। देखो इसका मतलब वास्तव में भाग 4 में कहा क्या गया है, भाग 4 में अच्छी बातें कही गई है। ठीक है, अच्छी बातें जब भी आप देखोगे किस पर लागू होती हैं, जो मध्यस्थ आदमी होता है, गरीब होता है, कमजोर होता है, उसी पर लागू होती है। राज्य भी क्या है, ऐसा नहीं है राज्य इससे राज्य पर भी लागू नहीं होती। धर्म, जाति, वेशभूषा, तमाम तरह के जो उपबंध हैं वो सारे उपबंध कमजोर लोगों के लिए बनाए संविधान में। जो सक्षम है, जो सत्ता में है, जो पावर में होते हैं, जो स्टेट को रन करते हैं, उन पर ऐसे कानून लागू नहीं होते हैं। विकासशील देशों विशेष रूप से, अन्य देशों की अलग बात है। ब्रिटेन में भी कई नागरिकता है, हमने भी कई नागरिकता अपनाई, परंतु उपबंधों का उल्लंघन है। अमेरिका में मौलिक अधिकार है, हमने भी मौलिक अधिकार अपनाए, परंतु उसके लिए अलग स्वरूप है, हमारे लिए अलग स्वरूप है। आयरलैंड, स्पेन में भी नीति देशक तत्व है, आयरलैंड में भी नीति देशक तत्व है, आयरलैंड से हमने नीति देशक तत्व अपनाए हैं, परंतु आयरलैंड राज्य के लिए ऐसे तत्वों की पालना करना जरूरी है, परंतु भारत के लिए ऐसी पालना करना जरूरी नहीं है। हालांकि बहुत से नीति देशक तत्व मौलिक अधिकार बन चुके हैं, परंतु फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। जिसको आप सामाजिक लोकतंत्र कह रहे हो, इसका मतलब है कि क्या हिंदुस्तान या भारत के समाज में असमानता नहीं है? अगर नहीं है तो लागू है, अगर है तो लागू नहीं है। क्या भारतीय समाज में आर्थिक रूप से गरीबी और अमीरी का अंतर बहुत कम हो गया है? अगर ऐसा है तो वास्तव में है, और नहीं है तो ये वास्तव में नहीं है। कल्याणकारी राज्य, क्या राज्य वास्तव में ही गरीबों का कल्याण करता है, या राज्य उनको गरीब बनाए रखने के लिए कल्याण करता है? अलग अलग स्वरूप है। वहाँ पर मेरे से ब्राजील ने प्रश्न किया कि आपने ये कहा, मैंने जब पेपर पढ़ा, प्रेजेंटेशन किया कि 1975 के दशक से आपने पीडीएस शुरू किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राशन कार्ड से जो आप केरोसिन देते हो, गेहूँ बांटते हो, आटा बांटते हो, चीनी बांटते हो, मेरे भी लिए हुई थी सामान, तो जो आप बांट रहे हो, क्या वास्तव में 2011 में कम कर दिया या बढ़ा दिया? डाटा तो ये कह रहा है कि बढ़ा दिया। इतने समय तक तो आप बांट रहे थे, कुछ लोगों को बांट रहे थे। 2011 में आपने कहा फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम लेकर आए, और 2013 से आपने क्या कर दिया, लागू कर दिया। और 2014 में पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसने कहा कि मिस्टर सामोदा, आई वांट टू आस्क यू, आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि 1975 से लेकर 2013 तक आपका देश क्या कर रहा था? क्या वो गेहूँ बांट रहा था? तो किसकी गेहूँ बांट नहीं रहा था? अब क्या कर रहा है? अब भी वो गेहूँ बांट रहा है। तो फिर गेहूँ बांटने का उद्देश्य क्या है? उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया 2010 से लेकर 2014 तक, डिजिटल रूप से एक कर दिया कि फेलोशिप लोगे, पेंशन लोगे, गेहूँ लोगे, सरस कार्ड है या सरकार का कोई भी लाभ आपने ले लिया, कुछ भी रुपया भी ले लिया, तो सबको क्या कर देंगे, एक जगह डिजिटल आइडेंटिटी कर देंगे। और ऐसा करते हुए पता चल जाएगा कि राज्य ने आपको क्या क्या दे दिया। अब राज्य आपको कुछ भी नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि हमने 4 साल में ब्राजील को अंदर फ्री स्टेट कन्वर्ट कर दिया, मुक्त राज्य, और आप गेहूँ बांट रहे हो और आज भी गेहूँ बांट रहे हो। तो पिछले 38 सालों से कर क्या रहे थे? हालांकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, और करप्शन बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा कि गेहूँ को बांट रहे थे। जब आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ है, जिसका राशन कार्ड है, केरोसिन को ये लेगी, राशन कार्ड मेरा है, पता ही नहीं है, चीनी आप ले रही, राशन कार्ड मेरा है, और गेहूँ कोई और ही ले गया, राशन कार्ड मेरा है। डाटा में तो चढ़ा दिया ना, इसके नाम से मान लो कैलाश राउंडा के नाम से इतने गेहूँ चले गए। मेरे से जाके पूछा गेहूँ लाया का, मतलब लाया नहीं गेहूँ, गए कहाँ, उसको दिए थे, वो उसने जानवरों को खिला दिया। गेहूँ जानवरों को खिलाने के लिए थोड़े दिए थे हमने। ऐसा करने को क्या, कल्याण तो कर रहे, लेकिन कल्याण नहीं कर रहे। कल्याण अगर आपको करना है, आपको ऐसा आधार देना होगा जिससे दोबारा उसको देने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे स्वयं सहायता समूह है, जैसे रोजगार दे दिया, काम करना सिखा दिया, काम की तो पैसे मिलेंगे। एक थोड़े मांगो कि लाइन में लगे, राशन कार्ड में जुड़ाओ मेरे को, बीपीएल लिस्ट में जुड़ाओ मेरे को, दी
भीख मांगना हो गया तो हमेशा भीख में रहोगे, फिर आप एक पेन में और ऊपर वाले देश में जाओगे ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा ये चाहते हो कि आप पेन में हो और आप बोलते हो मेरे आप नहीं खाओ तो आप गाय खाएं, यही चाहते हो ना, ये हकीकत है। इसलिए वो राजनीतिक नीति तत्व अच्छे हैं, लेकिन ये तभी अच्छे हैं जब इनको राज्य लागू करता है। इसलिए सबने ये कहा कि जो नीति निदेशक तत्व बहुत अच्छे हैं, बहुत जैसे मैं कहूँ मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता, ये सब क्या अच्छी बातें हैं। किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, दूसरे झूठ नहीं कहना, इधर से उधर नहीं कहना, बड़ियों से पड़ोसियों से प्रेम करना। परंतु आप जाकर किसी घर में ये सारे ढूंढने की कोशिश करोगे तो कोई मिलेगा नहीं आपको। जैसे जाओगे पड़ोस की बात पहले कहेंगे कि पड़ोस में ये हो रहा है, पड़ोस में वो हो रहा है, पड़ोस में बच्चे की शादी नहीं हो रही, पड़ोस में बच्चे नहीं हो रहे, पड़ोस के बच्चे पता नहीं कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, नौकरी नहीं लग रहा 5 साल से, ऐसा ही होगा ना। ऐसा होगा तो फिर वो समाज कल्याणकारी समाज नहीं हो सकता। इसलिए वो लोगों पर डिपेंड करती जो व्यवस्थाएं, इसलिए उनको अच्छा कहा गया। परंतु ये अच्छे लोगों पर लागू होती हैं, बुरे लोगों को। ये गाँव में है ना, नागा ऊंचा सबसे ऊंचा है, जिसको लड़ाई करनी है उसका क्या करोगे, लड़ाई करेगा, इधर से क्यों गया, मेरी तरफ क्यों देख रहा था, तूने उस महिला को क्या कहा, उसको क्या कह दिया, लड़ाई का आधार है ना। उन देशों में ऐसा नहीं है। हम लोग जहाँ खड़े थे ऐसे पब्लिक प्लेस पर, बस स्टैंड पर, तो महिला और पुरुष युवक युवती क्या कर रहे हैं, यानी कोई मतलब नहीं, कोई देखता ही नहीं है, तो मेरा काम तो मुझे मतलब नहीं है, आग नहीं, कुछ दुर्घटना हो तो काम करेंगे, बाकी आप लोग हंसते रहो, बैठे रहो, चाय को पीते हो, पूरे दिन बैठे रहो यहाँ पे, हमें क्या मतलब। कोई देखता ही नहीं, किसी तरफ नहीं देखता कि कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं। क्यों नहीं मतलब, अब मैं सबको ऐसे ही देखा था, ऐसे क्यों हो रहा है। सबने कहा हमें अपने काम से मतलब है ना, हम साथ को क्यों देखें जिससे हमारा लेना देना ही नहीं है। साथ की व्यवस्था उन्होंने बरकरार रखी, तो उनको इस बात से ईर्ष्या नहीं है कि कोई महिला आ रही है उसको ज़्यादा आभूषण पहन रखे, हालांकि पहनती नहीं है, या किसी ने महंगे कपड़े पहन रखे, या किसी के पास दूसरी गाड़ी है, ऐसा किसी को है ही नहीं, मतलब ही नहीं। वो आते हैं बस में बैठने चले, खूब पैसा है तो भी वो ऐसा ही करता है, और गरीब है तो भी वो ऐसा ही करता है, तो ऐसा मानता बहुत कम है। इसलिए उन देशों में ये नियम लागू होते हैं, हमारे वाले देशों में ऐसे नियम लागू नहीं होते, जुगाड़ है यहाँ तो इंडिया में, इसलिए ऐसा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 के तहत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका मतलब है कि भारतीय विदेश नीति आपको बताऊंगा मैं, तो वहां आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का मतलब क्या है। अनुच्छेद 51 की 4 क्लोज हैं, A, B, C, O, D, जहाँ ये कहा गया है कि भारत का क्या कर्तव्य है। दूसरे देशों में शांति और अमन बरकरार रखना भारत का कर्तव्य है। दूसरे देशों के साथ मित्रता और मित्रता का आदर करना भारत का कर्तव्य है। दूसरे देशों के साथ जब मित्र आपने कोई ट्रीटी की है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना भी आपका कर्तव्य है। और जो मित्र हैं उनके साथ समादर भाव रखना, उनको बराबरी का दर्जा देना, ये भी भारत का क्या है, कर्तव्य है। भारत की विदेश नीति की घोषणा कहाँ की गई है, अनुच्छेद 51 में की गई है, जो यूएनओ के लक्ष्यों से मिलती जुलती। यूएनओ का पहला लक्ष्य ये है कि दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बरकरार रखा जाए। अलग बात है यूक्रेन पर हमला कर दिया गया और यूएनओ अब तक भी हमले को 40-50 दिन हो गए रोक नहीं पाया। करोड़ों की जो आबादी है वो दूसरे देशों में चली गई है, उनकी गलती थोड़ी ना है, परंतु यूएनओ क्या कर रहा है, नीति का पालन वो भी नहीं कर पा रहा और भारत भी अपनी नीति का पालन नहीं कर पा रहा अंतर्राष्ट्रीय मामले में। तो ये लिखा गया है नंबर 1 पर कि दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बरकरार रखना भारत का क्या है, कर्तव्य। तो भारत अपने लोगों को तो ले आया, अपने लोगों को बचाना उसकी तो ड्यूटी थी, तो लेकर आ गया। बाकी लोगों का क्या हुआ, बाकी भी तो लोग हैं, वो भी तो इंसान है, उनको कौन बचाएगा। उनको ना अमेरिका बचा रहा है ना रूस को मार ही रहा है, तो बचाएगा कौन, कोई नहीं बचा रहा। नेपोलियन बचा रहा, वो कह रहे हमारे शरण में आ जाओ, तो आपके घर में आ गया उसके बाद तो कौन मारेगा उसको, तो हमारे घर में आ जाओ कोई नहीं मारेगा। 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से हमारे घर में आ गए, पूरी पाकिस्तान से तो हमने नहीं मार दिया पाकिस्तान वालों को, लेकिन वहां कौन बचाए उनको। तो अपील की जा रही बार बार जेलेंस्की से, उन लोगों को कौन बचाए। दुनिया भर के लोग देख रहे हैं ना, राष्ट्र ऐसे चुपचाप देख रहे हैं। ऐसे थोड़ा है कि एक अकेला आदमी जो दूसरे लोगों को मार क्यों रहा है, लोगों को मार थोड़े ना सकता है। शांति बरकरार रखने के लिए ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन, भाग 4 के अंतर्गत,
भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 ए में, भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 ए में 51 के में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसका मतलब एक तो ये कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को इस संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू होता है। जब मौलिक कर्तव्य जुड़े गए तो उसकी अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने की है। तो इसने जो कर्तव्य बताए थे उनकी संख्या केवल 8 थी। उसमें 2 कर्तव्य और जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के अंतर्गत 51 में शामिल किया गया। बाद में एक 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको शामिल किया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। इनकी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निषेधता तो आयरलैंड के संविधान से पूरे नहीं, कुछ भाग हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ गणराज्य रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, अलग अलग रूपों में। इस समय 11 मौलिक 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। आपको भी पूरे याद नहीं करने हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो सबके लिए साइंस कॉमर्स जो भी होगी एक पेपर होगा, इसलिए उनके बेसिक जो टर्म है वो आपको ध्यान रखना पूरे। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऐसे व्यवस्था का किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ये थोड़ा ब्रीफ में आप होगी, पूरे लिखाना संभव नहीं है यहाँ पर, पार्टिकल का हिस्सा नहीं है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए। बेसिक चीजें क्या है। 11वां मौलिक कर्तव्य 11 हिस्से में 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा दिलाना माता पिता का क्या है? कर्तव्य होगा। लेकिन अब ये इस समय 21 के तहत क्या बन गया? फंडामेंटल राइट्स बन गया। तो इसका क्या है? कोई प्रावधान का महत्व नहीं है, क्योंकि वह मौलिक अधिकार में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट लाइन देख सकते, इकहरी नागरिकता ब्रिटिश संविधान से, इकहरी नागरिकता ब्रिटिश संविधान से इकहरी नागरिकता ब्रिटिश संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, इकहरी नागरिकता ब्रिटिश संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, नीति निदेशक तत्व
आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से तथा मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ गणराज्य रूस या रूस लिखा रूस के संविधान से प्रेरित है, तथा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। यानी केवल उन्हीं से नहीं है, मोटे मोटे शब्दों में की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उन देशों से लिया गया, बाकी अलग अलग देशों से लिए गए, केवल 4 ही देशों से नहीं, बहुत से देशों से। ये मौलिक अधिकार, निजी तत्व और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट देखो, काफी बड़ा हो गया क्वेश्चन आते रहते हैं इसके क्या। नेक्स्ट देखो, कितनी विशेषता हो गई। नेक्स्ट देखो, संघात्मक, संस्थात्मक, एवं गणतांत्रिक व्यवस्था। संघात्मक, संस्थात्मक एवं गणतांत्रिक व्यवस्था तो यहाँ से एक प्रश्न आता रहता है, ध्यान रखिएगा। कितने सब नहीं आता है, संघात्मक व्यवस्था, संस्थात्मक व्यवस्था और गणतांत्रिक व्यवस्था। यहाँ से 3 प्रश्न आ चुके हैं। एक प्रश्न यहाँ से आ चुका है, एक प्रश्न यहाँ से आ चुका है, अलग अलग एग्जाम। नंबर 1 पर तो संघात्मक व्यवस्था कैसे है, 3 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाओं को जब भी नाम लिया जाता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, आधार होता है। जैसे गणतंत्र क्यों कहा जाता है, उसी को गणतंत्र कहा जाएगा जिस देश का हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, चाहे तो जनता, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ फ्रांस के नागरिक आए हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल से वोट डाल रहे हैं। कहाँ वोट डाले जा रहे हैं, फ्रांस में डाले जा रहे हैं। देश की व्यवस्था अलग अलग देशों की, अपने देश की व्यवस्था है कि मान लो केन्या में हमारे सैनिक गए हुए हैं और सैनिक वोट कास्ट करना चाहते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उनके मतदान यहाँ पर पहुँच, उनका बैलेट सिस्टम डिजिटल हो जाएगा, तो आप बैठे बैठे घर से ही वोट दे दोगे, फिर जाने की नहीं आपको। 1990 और 2000 के दशक में गुरु जी आए, गुरु ने मेरी माँ को कहा कि है ना बहन वोट देने चलना है। मेरी माँ ने कहा मैं वोट देने नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगे, इसलिए नहीं जाऊँगी कि मैं दिखाई नहीं दे रही तेरे को फसल काट रही हूँ, तेरे में भेजा नहीं है क्या, किसने मास्टर बनाया तेरे को। उसने कहा नहीं नहीं बहती हूँ, वोट तो देना ही चाहिए, मेरे को ज्ञान देने ये काम एक आदमी ले यार, ये काम लगा जा, ये जब तक लावणी करता रहेगा, फसल काटता रहेगा, तब तक मैं जाकर वोट देके आ जाऊँगा। ये तो जाएंगी नहीं। हमारे गुरु जी ने पढ़ाते राम कुमार कहते जब वेद अपनी बात की माने नहीं, ऐसा एक स्टूडेंट टीचर को हम तो नहीं जाएंगे। ये बहुत पुरानी बात है, अपनी गाड़ियाँ लगा देती हैं, तमाम तरह की गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं होती थी, पैदल पैदल जाओ 5 किलोमीटर और वोट देकर आओ, और अप्रैल का महीना हम पैदल पैदल जाएँ और वोट देकर वापस आए, हमें क्या फायदा, और हमारा काम भी तो है। और सास ससुर की रहना शिकायत भी सुनेंगे, बढ़िया ही वोट देने वाली ये है ना, यहाँ पे फसल का काम ये सुन रहे हैं, वहाँ वोट देने जा रही है, कोई मतलब नहीं था। अब डिजिटल हो गया आजकल, अब धीरे धीरे आने वाले 5-10 साल में कि आपको मोबाइल जो वोटिंग है वो सिस्टम होगा, मोबाइल ऑन करो, लॉगिन आईडी ऑन करो टाइमिंग में, और उस टाइमिंग में जो भी जिस पर कैसे आप वोट देना चाहते हो वोट दे दो, बात खत्म, फिर आपका लॉगिन टाइम खत्म हो जाएगा। तो अलग अलग जैसे ऐप है ना आजकल कि आप बैठे हो यहाँ पर और लोग सुन रहे हैं, कुछ बच्चे जो कक्षा में थे दूसरे दिन आए नहीं, मैंने पूछा भाई कल क्यों नहीं आए, तो पता चला कैसे यहाँ आ गए, क्या करें वहाँ बैठे बैठे एसी में बैठे बैठे देख रहे, तब तो आप पढ़ा रहे थे, रिपोर्ट करने लग गए। जरूरत नहीं थी, जब रिपोर्ट किया तो मैंने छोड़ दिया उसको। और लाइव रिपोर्ट करना है ना, ये तो रिकॉर्डिंग मेरे हाथ में है, और वो रिकॉर्डिंग क्या है दूसरे के हाथ में होती है, उसमें मिसयूज हो सकता है। यहाँ हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का अध्यक्ष डायरेक्ट चुना जाए या इनडायरेक्ट चुना जाए, उसको क्या कहा जाएगा, गणतंत्र कहा जाएगा। तो हमारा राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष, और फ्रांस का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, प्रत्यक्ष, और सेकंड बैलेट सिस्टम होता है। आपने वोट दिए 50% से जीत गया तो ठीक है, नहीं दिए तो सेकंड राउंड होगा, उसको सेकंड बैलेट कहा जाता है, दूसरी बार मत देने का अधिकार। उसकी अलग प्रणाली अमेरिका में हमारे जैसे लगभग, परंतु फिर
भी हमारे जैसी नहीं है। इसलिए हम क्या है, गणतंत्र है। यहाँ संघात्मक वर्ड का क्यों यूज किया गया? संघात्मक का तभी यूज किया जाता है जब शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। तो शक्ति विभाजन के आधार पर व्यवस्थाओं के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, एकात्मक, और दूसरी व्यवस्था को संघात्मक। अब जब शक्तियां किसी को दी नहीं जाए, एक ही इकाई के पास हो, उसको क्या कहोगे, एकात्मक व्यवस्था। जैसे फ्रांस की सरकार है, जैसे जापान की सरकार है, और जैसे ब्रिटेन की सरकार है। इनकी जो सरकार है, तो जापान की केंद्र सरकार, फ्रांस की केंद्र सरकार और ब्रिटेन की केंद्र सरकार, उस केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां रहती हैं। अब वो चाहे तो वेल्स को शक्तियां दे, नहीं दे, वो चाहे तो नॉर्दर्न आयरलैंड को शक्ति दे, नहीं दे, वो चाहे तो स्कॉटिश को शक्ति दे या नहीं दे। अलग अलग ना, 4 देशों के समूह है ब्रिटेन जो है, यूनाइटेड किंगडम जब आप कहते हो अलग अलग। ऐसे जापान चाहे तो जापान अपने किसी राज्य को शक्ति दे या नहीं दे, ऐसे ही फ्रांस चाहे तो अपने किसी राज्य को शक्ति दे या नहीं दे। ऐसी व्यवस्था क्या है, एकात्मक, जहां संविधान द्वारा शक्तियां एक ही इकाई को दी जाती हैं। अब संविधान हो भी सकता है लिखित स्वरूप में, दोनों जगह है, और लिखित स्वरूप में नहीं है। तो शक्तियां अगर एक ही इकाई को दी जाती है, उनका बंटवारा नहीं होता, उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब ये हो सकता है कि उसकी इच्छा हो तो वो शक्तियां हमसे भी ज्यादा दे दे किसी को। जैसे हमारे क्या है, भारत की बात करें या अमेरिका की बात करें, ये दोनों ही देश कैसे हैं, संघात्मक व्यवस्था के प्रतीक हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है 7वीं अनुसूची, और इसमें 3 सूचियां होती हैं। अनुसूची 12 अनुसूचियां है ना, उनमें 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी और समवर्ती सूची होगी। इसके अलावा जो इन तीनों में नहीं है, वह अनुच्छेद 248 के तहत सरकार के पास, संसद के पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। तो शक्तियां बांटी गई, तीनों जगह बांटी गई। शक्तियों को बांटना ही क्या है, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो शक्तियां अगर संविधान द्वारा विभाजित होती हैं, उसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, और अगर संविधान द्वारा शक्तियां विभाजित नहीं होती हैं, उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। भारत क्या है, भारत संघात्मक व्यवस्था भी है और भारत एकात्मक व्यवस्था भी है, क्योंकि भारत संघ नहीं है, भारत क्या है, यूनियन है। मैंने बताया ना कल आपको, भारत यूनियन है। संघ और यूनियन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अब यूनियन है तो यहाँ पर यूनियन को तो ज्यादा शक्तियां दी गई है और इकाइयों को कम शक्तियां दी गई है। कैसे, संघ सूची में ज्यादा विषय है, वर्तमान में 100 है तो ज्यादा ही शक्तियां होगी, राज्य सूची में कम है, और समवर्ती सूची में और भी कम है। संघ सूची पर तो संघ कानून बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा कभी भी राज्य सूची के किसी भी विषय को, मान लो 61 विषय है, 61 में विषय में से किसी भी विषय को क्या कर दे, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो 1 साल तक उस पर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। फिर घोषित कर दे, फिर संसद बनाएगी, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। समवर्ती सूची पर सामान्यतः विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य है, परंतु उसके विपरीत स्वरूप में यह है कि मान लो पहले राजस्थान ने कानून बना दिया, संपत्ति सूची का कोई विषय था और राजस्थान ने पहले कानून बना दिया। अब मान लीजिए दिल्ली ने कानून बना दिया, ऐसी स्थिति में किसका कानून मान्य होगा, राजस्थान का ही कानून मान्य होगा। परंतु एक साथ दोनों क्या करें, कानून शुरू कर दे बनाना, तब किसका कानून मान्य होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उनका कंट्रोल कौन करता है, संघ सरकार करता है। इसके अलावा राज्यपाल किसका एजेंट होता है, एजेंट है अभिकर्ता, दलाल नहीं, अभिकर्ता जो केंद्र सरकार का एजेंट होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 355 के तहत किसी भी राज्य में, किसी भी संघ शासित प्रदेश में अगर कानून और व्यवस्था को चुनौती मिलती है तो इसका पालन करना किसकी जिम्मेदारी है, संघ सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए संघ सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेज को किसी भी राज्य में क्या कर सकती है, भेज सकती है। बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, सीआईएसएफ को, पैरामिलिट्री, आईटीबीपी, तमाम तरह की जो फोर्सेज उनको भेज सकती है। ऐसा भेजने से सारी शक्तियां कहाँ चली गई, उसी के पास चली गई। इसका मतलब है इसके अलावा अगर विवाद होता है, राज्य और राज्य के बीच झगड़ा हो जाए, मान लो पंजाब और हरियाणा में झगड़ा हो गया सतलज नदी के पानी को लेकर, या पंजाब और राजस्थान में झगड़ा हो गया रावी नदी के जल को लेकर,
या केरल और तमिलनाडु में झगड़ा हो गया, मुल्ला पेरियार बांध को लेकर अलग अलग झगड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अगर भारत से झगड़ा हो गया तो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अगर राज्य और राज्य का समूह भारत सरकार है तो भी कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः किसके अधिकार का क्षेत्र का हिस्सा है? संघ सरकार का हिस्सा। इसलिए संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसको एकात्मक कहते हैं, परंतु शक्तियां भी दी गई है इसलिए उसको क्या कहते हैं? संघात्मक कहते हैं। इसमें लिखो कि समझते हो, देखो शक्तियों के विभाजन, थके तो नहीं ना? शक्तियों के विभाजन के आधार पर, शक्तियों के विभाजन के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के दो प्रकार होते हैं। शक्तियों के विभाजन, विभाजन बोलते हैं। शक्तियों के विभाजन के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के दो प्रकार होते हैं, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। शक्तियों के विभाजन के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के दो प्रकार होते हैं, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट लाइन, एकात्मक व्यवस्था, नेक्स्ट लाइन, एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों में है। एक बार उदाहरण भी पूछ लेता है। एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों में है। नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जैसे देशों में है। संघात्मक व्यवस्था अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे देशों में है। नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। नेक्स्ट है किसी भी संघात्मक व्यवस्था की, किसी भी संघात्मक व्यवस्था की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। किसी भी संघात्मक व्यवस्था की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया मैं लिखने के बाद आपसे पूछूंगा। नंबर 1 पर लगा के देखो। नंबर 1 शक्तियों का लिखित एवं स्पष्ट विभाजन। शक्तियों का लिखित एवं स्पष्ट विभाजन। नंबर 2 संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 2 सूत्र में से संविधान की सर्वोच्चता। और नंबर 3 स्वतंत्र
एवं निष्पक्ष न्यायपालिका प्रश्न आया। देखिए प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता संघात्मक व्यवस्था की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 2 ये भी आपके सामने, ऑप्शन नंबर 3 ये भी आपके सामने, चौथा ऑप्शन दिया शक्तियों का पृथक्करण। कौन सा सही है ऑप्शन? संघात्मक व्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तीन तो मैंने लिखा है ना, 3 लिखा है, यही विशेषताएं हैं, आगे विशेषता आपको नहीं लगानी है। शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो टैक्सात्मक व्यवस्था की विशेषता, उसका संघात्मक से कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर पूरी शक्तियां चाहे संविधान लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो, सारी शक्तियां अगर एक ही सरकार के पास, सरकार राष्ट्रीय सरकार होगी, उस सरकार के पास उसको एकात्मक सरकार कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में ऐसा है, फ्रांस में ऐसा है, जापान में ऐसा है और चीन में ऐसा है। अगर शक्तियां दिखकर स्पष्ट रूप से कि किसकी शक्ति संघ की है, कितनी शक्तियां राज्य की हैं, कितनी शक्तियां स्थानीय स्वशासन की, अलग अलग हो गए ना। अपने दिल्ली की सरकार की शक्तियां ये हैं, राजस्थान सरकार की शक्तियां ये हैं, और राजस्थान की पंचायती राज और नगरीय शासन की शक्तियां ये हैं। अलग अलग, सबके आर्टिकल भी अलग हैं, सबके अनुच्छेद भी अलग हैं और सबकी शक्तियां भी अलग अलग हैं। अब अगर कोई विवाद होता है कि किसको शक्ति दी नहीं दी, कौन कहाँ तय करोगे? संविधान तय करेगा। कहने से थोड़ा होगा मोदी ने बस सबकी सारी मेरी बात माननी, ऐसा नहीं है। सुपरमेसिव कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान क्या कहता है। जहाँ संविधान दिखाई नहीं गया शक्तियां ये कोई है तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जहाँ शक्तियां बांटी गई वहाँ लिखा गया होगा शक्तियों को, लिखा गया है तो लिखा कहाँ जाता है? संविधान में लिखा जाता है, बंधों में लिखा जाता है। तो जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता होगी। और उसके बाद नंबर 3 पर है कि फिर अगर विवाद हो जाए कौन सी शक्ति मेरी है, कौन कानून बनाएगा, कहाँ तक कानून बनाएगा, कैसा कानून बनाएगा, तो उसका निर्णय कौन करेगी? न्यायपालिका। ब्रिटेन में तो न्यायपालिका है ही, बहुत कमजोर न्यायपालिका है। चीन में न्यायपालिका कोई मतलब नहीं है, ब्रिटेन में न्यायपालिका कोई मतलब नहीं है। फ्रांस और जापान में जो न्यायपालिका थोड़ा काम करती है, यहाँ पर न्यायपालिका बहुत ज्यादा प्रभावी है सभी देशों में। तो शक्तियों का लिखित और स्पष्ट विभाजन हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, और अगर स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हो, तो ऐसी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। भारत में ऐसा किया गया है, भारत में ये भी किया गया है और भारत में ये भी है। इसलिए भारत क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन भारत अमेरिका की तरह, जर्मनी की तरह, स्विट्जरलैंड की तरह संघात्मक व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण तो क्या है? ज्यादा है, और संघात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या है? कम है। इसलिए अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नामों से पुकारा। किसी ने मोरिस जोन्स ने कहा कि सौदेबाजी का संघ है, के.टी. शाह ने कहा परमोच्चता का संघ है, आसिम ने कहा सहकारिता का संघ है। तो सब अलग अलग लोगों ने कहा, जेनिंग्स कह रहा है सहयोगी संघवाद है, अलग अलग स्वरूपों में। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था के अधिक लक्षण है और संघात्मक व्यवस्था के गौण लक्षण है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, भारत है ऑप्शन नंबर 1 संघात्मक राज्य है, ध्यान से सुनना, भारत है ऑप्शन नंबर 1 संघात्मक राज्य, दिखाई दे रहा है। नंबर 2 एकात्मक राज्य, नंबर 3 संघात्मक और एकात्मक राज्य, नंबर 4 कोई नहीं, संघात्मक और एकात्मक। फिर से क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है ऑप्शन नंबर 1 संघात्मक गौण और एकात्मक प्रभावी, ऑप्शन नंबर 2 एकात्मक प्रभावी और संघात्मक न्यून, ऑप्शन नंबर 3 आधा संघात्मक और आधा एकात्मक, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिकी संघात्मक के समानांतर। क्या बताओगे? प्रभावी लक्षणों वाला एकात्मक राज्य और गौण या कमजोर लक्षणों वाला संघात्मक राज्य। भारत संघात्मक राज्य है, ये भी सही है। भारत कनाडा जैसा संघात्मक राज्य है, ये बात भी सही है। भारत अर्ध संघ है, ये भी सही है। भारत कमजोर लक्षणों वाला संघात्मक राज्य है और मुख्य लक्षणों वाला एकात्मक राज्य है, ये भी सही है। इन सबको ध्यान में रखकर आप प्रश्न का उत्तर दोगे। अलग अलग आएगा आपसे पूछने के लिए। आगे देखो, भारत एकात्मक लक्षणों वाला, भारत प्रभावी एकात्मक लक्षणों वाला, ऐसे भारत प्रभावी या मुख्य भी लिखो, भारत प्रभावी या लगा दो मुख्य
के लक्षणों, संघात्मक लक्षणों वाला भारत प्रभावी या मुख्य संघात्मक लक्षणों वाला क्या लिखा, भारत प्रभावी या मुख्य एकात्मक एकात्मक लक्षणों वाला और गुण या सहायक संख्यात्मक लक्षणों वाला राज्य है। इसका मतलब है कि भारत में एकात्मक के लक्षण तो ज्यादा है और संघात्मक के लक्षण कम है। एकात्मक के लक्षण मुख्य हैं और संघात्मक के लक्षण कमजोर हैं। भारत संघ जो है वो कनाडा के संघ जैसा है। भारत का संघ नहीं यूनियन है, मैंने पहले भी लिखा दिया, एक लाइन और। भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था यूनियन से प्रभावित है। यूनियन से प्रभावित है। तो हमने ऐसा इसलिए किया है कि अमेरिका की तरह हमारे पास अलग अलग जो जातीय समूह वो नहीं है, इसलिए वहाँ एक जातीय समूह, यहाँ विजातीय समूह है, होमोजेनियस को कहा जाता है। अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्म है, अलग संस्कृति, अलग कपड़े पहनते हैं, खान पान, जीवन शैली, विवाह, मृत्यु, जितने संस्कार हैं सारे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसलिए लोग अपने आप को अलग अलग क्लेम करते हैं। उन सब लोगों को एक बनाए रखने के लिए हमने क्या किया है, एकात्मक लक्षणों को ज़्यादा प्रभावी बनाया है। ज़्यादा संख्या में भी ज़्यादा है और ताकत में भी ज़्यादा है, ताकि भारत के राज्य को जोड़कर एकता और अखंडता को बरकरार रखा जा सके। दूसरी तरफ से संघात्मक लक्षणों को कमजोर इसलिए बनाया है ताकि भारत के जो राज्य हैं वो राज्य भारत संघ से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो जाए। जैसे खालिस्तान की मांग है तो भारत से अलग थोड़े ना देश बना लोगे, तो फिर तो संघात्मक व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। तो भारत अर्ध संघ है, संघ के लक्षण कमजोर हैं और एकात्मक व्यवस्था के लक्षण ताकतवर हैं या प्रभावी। इसका मतलब केंद्र सरकार या दिल्ली की सरकार हमेशा ही क्या रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। कई बार ऐसा जरूर होता है कि जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है तो क्षेत्रीय सरकारें ताकतवर हो जाती है। जैसे यूपी गवर्नमेंट फर्स्ट मनमोहन के समय और यूपी सेकेंड के समय ऐसा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ऐसा हुआ, परंतु फिर भी वो संघ सरकार से ज़्यादा ताकतवर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान ने शक्तियाँ किसको ज़्यादा दी है, संघ को ज़्यादा दी है। नेक्स्ट देखो, सरकार के अंगों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर, सरकार के अंगों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर शासन के दो प्रकार होते हैं। सरकार के अंगों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर शासन के दो प्रकार होते हैं, अर्थात संस्थात्मक व्यवस्था संस्थात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति व्यवस्था या राष्ट्रपति व्यवस्था। देखो वहां तो क्या है, शक्तियां बांटी गई, इस आधार पर दो प्रकार हैं। यहाँ पर सरकार के अंग होते हैं, शासन का मतलब यहाँ सरकार की बात की गई है। जो सरकार के बारे में, सरकार के कितने पार्ट्स होंगे, ये पहली बात एक विचारक है जिसका नाम क्या है, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसने पहली बार ये कहा कि व्यक्ति जो राज्य का नागरिक होता है, उस नागरिक के अधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है, राज्य से होता है। जिसके पास ताकत है वही क्या कर सकता है, अधिकारों का हनन कर सकता है। मान लो जिसके पास ताकत ही नहीं, वो क्या करेगा, मान लो सामान्य आदमी है तो आपका भिखारी आपका क्या कर सकता है, आप भीख दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, उसके तो ऐसा ही तो है। लेकिन जिसके पास पावर है उसका क्या है,
वो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब है उसने कहा कि सरकार लोगों का शोषण कर सकती है, इसलिए सरकार की ताकत को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें अलग अलग स्वरूप में। तो सरकार को उसने 3 अंगों की बात की कि ऐसा करो कि कानून बनाने वाला काम अलग लोगों को दे दो, कानून को लागू करने वाला काम अलग लोगों को दे दो, और विवाद होने पर न्याय करने वाला काम तीसरे समूह को दे दो। उसने इसलिए कहा कि ऐसा समूह जो कानून बनाता है विधायिका होगा, जो लागू करता है कार्यपालिका होगा, और जो जस्टिस करता है वो न्यायपालिका। इन 3 नामों से उनको जाना गया। कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका के बीच संबंध है, इसका मतलब ये इनके बीच जो संबंध है वो ये तय करेंगे कि सरकार कैसी है, अध्यक्षात्मक है या सरकार कैसी है, संस्थात्मक। अगर भारत की बात करें पहले जो आपको समझ में आ रहा है, तो भारत में यहाँ क्या है, विधायिका का मतलब राष्ट्रपति है, और क्या है, अरे बोलो तो सही, राज्यसभा है, और क्या है, लोकसभा है। तीनों क्या है, संसद है। यहाँ पे कार्यपालिका का मतलब क्या है, मुख्य रूप से राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति एक ही होता है भारत में, यहाँ भी राष्ट्रपति और यहाँ भी राष्ट्रपति है। और क्या है, प्रधानमंत्री है। इसके अलावा उसकी मंत्रिपरिषद है। इसके अलावा महान्यायवादी, अन्य स्वरूप। यहाँ तक आप देख लो, राष्ट्रपति इधर भी और राष्ट्रपति यहाँ भी। एक ही आदमी 2 जगह प्रेजेंट हो सकता है, परंतु एक समय नहीं हो सकता। इस समय आप कोई संसद में बैठा रहे, कार्यालय में बैठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आदमी एक ही। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है और उसकी मंत्रिपरिषद है, इस समय 2004 के बाद अधिकतम 81 लोग हो सकते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, 543 लोग लोकसभा में हैं और 245 लोग राज्यसभा में। ये लोग सारे सारे। इसके अलावा यहाँ पर 81 लोग हैं, एक राष्ट्रपति मान लो, 82 मान लो, 82 में से एक तो कम हो गया, यहाँ आ गया, अब 81 बचे। 81 लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ नहीं होंगे, कहीं भी नहीं होंगे। और अगर यहाँ बैठे हैं तो प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, तो सांसद होगा। इसका मतलब 6 महीने तक बिना सांसद भी बन सकता है। जैसे एच.डी. देवगौड़ा ना तो लोकसभा में थे ना राज्यसभा में थे, फिर भी प्रधानमंत्री बन गए, विधानसभा के सदस्य थे। उसके बाद उन्होंने मेंबरशिप ले ली, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो जाओ, 6 महीने तक आप ऐसा कर सकते हो। जो भी मंत्री है, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, वो या तो लोकसभा का सदस्य होगा, नहीं है तो सदस्यता लेनी पड़ेगी 6 महीने में, या वो किसका सदस्य होगा, राज्यसभा का। इसलिए आप ये मान सकते हो कि इधर जो कितने 778 लोग हैं, उन्हीं लोगों में से 82 लोग हैं, अलग नहीं है ना, एक ही है। अब अगर ये कह दिया जाए ये 81 आदमी यहाँ रहेंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, और यहाँ रहेंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे, इसका मतलब है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। अब इसकी ठीक अमेरिका की बात करें, अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ भी है, यहाँ राज्यसभा की जगह आप लिख दो सीनेट लिख दो, और यहाँ लिख दो जनप्रतिनिधि सदन, ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री वहाँ होता नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके संबंध नहीं होंगे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं होगा। राष्ट्रपति यहाँ भी है, राष्ट्रपति यहाँ भी, ठीक है। अब वहाँ क्या होती है, मंत्रिपरिषद भी होती है। ये मंत्रिपरिषद, कोई भी मंत्री ना तो सीनेट का सदस्य हो सकता है और ना ही प्रतिनिधि सदन का। ये तो सवाल ही नहीं है संबंधों का कि मंत्री सारे ही अलग होते हैं। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से क्या बनाता है, मंत्री बनाता है, चाहे जिसको मंत्री बनाए चाहे जिसको मंत्री नहीं बनाए। तो यहाँ पर अमेरिका की कार्यपालिका में, राष्ट्रपति को छोड़कर कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं होता। तो जहाँ संबंध घनिष्ठ होते हैं उसको संसदीय व्यवस्था कहते हैं, और जहाँ घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक व्यवस्था या राष्ट्रपति व्यवस्था कहते हैं। इसके साथ ही संसदीय व्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। विकल्प